हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी ने लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार, एक माइनॉरिटी आज वो खड़े होके उनका मुसलमान कहां से याद आ गई। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया। सेजादी प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। आका खाना उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप ऐसा हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के कभी सिखों के, और ये आपकी जो गंदी राजनीति है। should be deleted. Please complete, madam. Please be seated. Please be seated. Please be seated. सर, सुबह से मैं इस बात में मैं बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। जिस औरतों का इतना दर्द का एक औरत तक भी नहीं है, उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार। एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होकर उनका मुसलमान कहां से याद आ गई। जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। और यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मेंबर है, सब इस तरफ, उनमें से एक जना भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जेपीसी के मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके लोगों को छोड़ने के बजाय, और देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जिनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होती, लेकिन हाँ माइनॉरिटी है, आपके मंत्री है ना इसलिए, लेकिन सर ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। तो सर मैंने वक्फ का एसेट मैनेजमेंट का ये मैंने पेपर निकाला, जिसमें पता लगा कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये तो सिर्फ ये 27% वक्फ की बॉडी जो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के राज्य में है, ये तो राजनीति सब उसकी है। अब तो समझ आई इनकी बात। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि जी हरियाणा में एक गुरुद्वारा, मंत्री जी जो उस यमुनानगर में गुरुद्वारा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी ने लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। फिर आप हम इधर गुरुद्वारों के कब्जा, जो आपने हमारे गुरुद्वारे हिस्टोरिक जो आपने डिमोलिश करके, आपने जो डांग मार साहब सिक्किम में आपने डिमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञान गोदरी आपने डिमोलिश कर दिया, उड़ीसा में मंगू मठ जो डिमोलिश कर दिया, जो माइनॉरिटी के गुरुद्वारे आप डिमोलिश कर रहे, बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया, लेकिन ये नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में तो मुसलमान को डालिए। श्रीमती विप्लव ठाकुर जी। माननीय उपाध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हुई हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूं, कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है, आप अब चुप रहिए, मुझे लगता है बैठकर इंटरवेन न करें आप। मुझे लगता है कि एक कुशल गृहिणी अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीजें उसमें डाल देती है, यही इस अभिभाषण में है, कुछ नया नहीं है। वही उज्ज्वला है, वही दीनदयाल है, और वही पे जो है मिशन की बातें हो रही हैं,
बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है। ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आज विद्यार्थी जो पूरे देश में झंडा लेके खड़े हैं, उनको अपने भविष्य का फिक्र है कि हम डिग्री तो ले लेंगे पर नौकरियां कहां से लाएंगे, क्योंकि इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये अभिभाषण ऐसे लगता है जैसे मुंगरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। मुंगरी लाल के 2014 में भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए रहे हैं। अभी राणा जी बोल के गए, राणे कि जी कांग्रेस भी मैनिफेस्टो देती थी, हमने करके दिखाया है। आज अगर आप गरीबी की रेखा से नीचे देखें तो लोगों का हुआ है। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? आईआईटी किसने बनाई? एमएमटी किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। बस वही करो। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। कुछ नहीं है, ना महिलाओं के लिए है। आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में हैं कि हमारा भविष्य ठीक है, हम सुरक्षित हैं, वहां उनको कुछ दिया नहीं जा रहा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत इतिहास के बखे हुए हैं, मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आंख बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो मैडम प्लीज, आप चेयर को एड्रेस करें मैडम प्लीज। इस तरह की भाषा एक भील जाति के लोगों ने, एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। कहां थे तब? आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए हैं। और हमने सिखाया आपको अहिंसा, आपने सिखाया है जनता को हिंसा। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को
परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ला सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते, छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। आप वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी। ये भी अलग बात है, राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है,